नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक खड़ा कर दिया। मोदी जी ने नहीं किया है तो प्लान अजीत डोभाल का। इतना ज्यादा बड़ा प्लान है कि आपने पूरे रीजन को हिला के रख दिया। हिलाया भी इतना है कि पाकिस्तान चूहों की तरह भाग रहा है। कल रात को उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक भी कर दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान का फॉरेन मंत्री भारत में लैंड किया है। पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। एफएम टू एफएम की मीटिंग हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया वॉच कर रही है ये हो क्यों रहा है। और मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा कि अजीत डोभाल ने क्या खेल खेला है। आप सोच के देखिए, लोग बोल रहे हैं कि हम ट्रेड बोल करने वाले हैं, हम वहां पर नेगोशिएशंस करने वाले हैं, लेकिन व्हाट अबाउट ये बातचीत और ट्रेड की बात होगी ही नहीं। ना तो वो हमारे से गेहूं मांगने आया है, ना ही वो जिहादियों को वहां पे कंट्रोल करने आया है। कोई काम ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। तालिबान कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला। अब हो क्या रहा है आप वो देख रहे हैं जो कि दुनिया में या भारत की हिस्ट्री में पहली बार एक ओपनिंग मूव है जियोपॉलिटिकल चेस गेम की, जो भारत ने कभी खेली ही नहीं। पाकिस्तान को मालूम है आप कौन सी गेम खेलने वाले हैं, तभी उन्होंने कल अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करी है अपने एयरक्राफ्ट को भेजकर, एक मैसेज देने के लिए कि वी नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और हम अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमें एनसर्कल करने की कोशिश करी बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स को अपने साथ जोड़ने के बाद। चाइना उनकी इक्वेशन से बाहर निकल गया और इन्होंने सोचा था कि भारत को अगर हम 4 फ्रंट्स पे लड़ाई करवाएंगे तो भारत लड़ नहीं पाएगा। हमने भी वही काम किया। हमने क्या किया और ये जो किया है, क्या किया है, कैसे किया है, ये सारा मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये है अजीत डोभाल स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी कि आपको हमेशा अटैकिंग मोड पर रखना है अपने दुश्मन को। आपके ऊपर अटैक हो उसके बाद आप आंसर दें, ये सबका साथ सबका विश्वास, ये अजीत डोभाल जी को समझ नहीं आता है। अब हमने किया क्या, अब थोड़े से डॉट्स को मैं कनेक्ट करके आपके सामने रखूंगा। अगर आज भी वीडियो के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा ना हुआ भारत के लिए, तो आप सनातनी नहीं। ये मैं वैसे आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, जब समझा रहा हूं। अब आपको मालूम है कि जो बांग्लादेश का जो फॉरेन मंत्री है अमीर खान मुताकी, वो भारत में आया, लेकिन आपको मालूम है कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल करने की इसको परमिशन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये डेजिग्नेटेड एक टॉप रेट का टेररिस्ट है। तो पहले होता क्या है, यूनाइटेड नेशंस इसको पहले ट्रैवल करने की एग्जाम्पशन देता है कि अगर ये ट्रैवल करेगा इसे अरेस्ट या गोली नहीं मारी जाएगी। थिंक अबाउट दैट। यूनाइटेड नेशंस को तो कंट्रोल करता है यूनाइटेड स्टेट्स, वो अपने ही सैंक्शंस को तोड़कर यूनाइटेड नेशंस एक बंदे को, एक टेररिस्ट को भेजता है दूसरे कंट्री में, और वो भी यूएसए की परमिशन के बिना। ऐसा हो नहीं सकता। दैट मीन्स पहले यूएसए ने इसकी विजिट को ओके किया है, उसके बाद ये फॉरेन मंत्री भारत में आया। और भारत में आने के बाद मिलता किसके साथ है? जयशंकर जी के साथ, वो भी हैदराबाद हाउस के अंदर। यानी कि एक मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर। बट आपने एक चीज नोट किया होगा कि जब ये वहां यहां भारत में मीटिंग करने आया था, भारत का फ्लैग था, अफगानिस्तान का वहां पर फ्लैग था ही नहीं। यानी कि पूरा प्रोटोकॉल आपने दिया उनको विदाउट द फ्लैग, कि आपने हमने बोल दिया अभी हमने आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपको फॉरेन मंत्री हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक लैंग्वेज होती है। यही डॉट्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है और कैसे ये ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यूएसए ने ये परमिशन दिया क्यों? ऐसी कौन सी उनकी मां मर रही थी अमेरिकन ट्रम्प की कि उसने तालिबान के टेररिस्ट को ट्रैवल करने की परमिशन दे दी? उसका रीजन है कि 8000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान से वॉशिंगटन को कुछ चाहिए अफगानिस्तान के साथ। उसको चाहिए बागराम एयरबेस, ये रहा। और अमेरिका का ये क्राउन ज्वेल होता था अफगानिस्तान के अंदर, फोर्ट्रेस, एक किला जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और अफगानिस्तान ने बोल दिया अमेरिका को हम दोबारा से अपनी धरती पर लैंड नहीं करने देंगे, अगर आए तो तुम्हारी कबर खुदेगी। 20 साल अमेरिका ऑलरेडी लड़ता रहा, वो अब अफगानिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहता। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। चाइना भी कंट्रोल चाहता है इस एयरबेस का, ताकि वहां से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहे, ईरान को सपोर्ट करता रहे और अमेरिका को दूर रखे मिडिल ईस्ट से। यूएसए चाइना की एंट्री को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन तालिबान ने बोला ना मैं यूएसए को अलाउ करूंगा ना चाइना को। हाँ, हमारा इंटरेस्ट है कि यहां पर अगर भारत आकर बैठ जाए
तो हम इंटरेस्टेड हैं इस बेस को हम भारत के साथ जॉइंटली हम मॉनिटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान ट्रस्ट करता है भारत के ऊपर और भारत से ज्यादा मोदी जी के ऊपर। ये जो हमने 4 साल इनको गेहूं भेजी है वो हमारा अन्न खाने के बाद अब उनका मन भारतीय हो गया है। अब तालिबान अगर ये काम कर रहा है, वाई आर दे डूइंग इट? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तालिबान को भी कुछ चाहिए। उनको पहली बात है कि रिकॉग्निशन चाहिए पूरी दुनिया से कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की। उनको इकोनॉमिक लाइफलाइन चाहिए ताकि दुनिया के साथ वो ट्रेड कर सके, और डिप्लोमेटिक जो लेजिटिमेसी है वो तो तालिबान कितनी देर से मांग ही रहा है। इन भारत के पास वो लीवरेज है जो वेस्ट के ऊपर नहीं है। रीजन, तालिबान सिर्फ भारत के ऊपर ट्रस्ट करता है आज की डेट में। आपको मालूम है कि मोदी के ऊपर ट्रस्ट है, ट्रंप के ऊपर नहीं है। चाइना के ऊपर आप ट्रस्ट कर नहीं सकते, और पाकिस्तान तो आपको मालूम है कभी ट्रस्ट करने लायक था ही नहीं। तालिबान को समझ आ गया है कि बेशक वो मुसलमान कंट्री है लेकिन वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब आप सोच के देखिए कि जो मूव्स हैं बहुत क्लोजली आपको वॉच करना पड़ेगा। अगर हम बागराम एयरबेस ले लेते हैं तो हमें अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजना पड़ेगा, लेकिन जो भारत की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम अपने फोर्सेस को दुनिया में कहीं भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हम भेजें। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पैसे लेकर हम अपनी आर्मी को भेज देते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता। वरना रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, हम रशिया की तरफ से अपने फोर्सेस को भेज सकते थे यूक्रेन को काउंटर करने के लिए, इजराइल को भेज सकते थे गाजा के जानवरों को काउंटर करने के लिए, हमने नहीं भेजा। लेकिन आप बोलेंगे कि यार यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें तो हमारे लोग जाते हैं। हमारे फोर्सेस सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं पीस कीपिंग के, सिर्फ उसी में जा सकते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेड लाइन है, एक पॉलिटिकल फायरवॉल। लेकिन अगर बागराम हमें मिल भी गया, हम अपनी फोर्सेस को भेज नहीं सकते, फिर फर्क क्या पड़ेगा? यहां पर आते हैं अजीत डोवाल। अजीत डोवाल ने क्या किया है? उन्होंने तालिबान को कुछ ऑफर किया कि भाई आप ये बेस ना तो चाइना को दो, ना भारत को, ना ही अमेरिका को, आप इसको दे दो यूनाइटेड नेशंस को। हम ले नहीं सकते, आप देना भी चाहते हैं तो बैकडोर एंट्री का एक दरवाजा है। आप बागराम बेस को यूनाइटेड नेशंस को दे दो ताकि वहां पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स आ सकती है और नीले रंग की हेलमेट डालकर वो वहां पर आएंगे। इंटरनेशनल मैंडेट होगा, सडनली इंडियन फोर्सेस वहां पर स्टेशन हो सकती हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लीगली हमें अप्रूव करेगी, इंटरनेशनली अप्रूव होगा, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें अप्रूव करती है। बट यहां पर एक किकर है, मतलब कि एक पॉइंट है कि हमारे पास फोर्सेस एक्स्ट्रा है ही नहीं। हम ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, एलओसी के ऊपर हमारी नजर रखी है, एलएसी के ऊपर भी हमारी नजर है, बांग्लादेश में हमने अपनी चौकसी जो है वो बढ़ा दी है। प्लस देश के अंदर जो 30 करोड़ इलीगली ये जिहादी रहते हैं, ये इनके ऊपर भी नजर रखनी है। आपको मालूम है हर रोज इनके डंडे पड़ रहे हैं। तो इसलिए अब हम करेंगे क्या? अब यहां पे आती है एक और न्यूज ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी अभी अनाउंस किया कि वो 14,000 पीस कीपर्स जो ग्लोबली स्टेशन है उनको वो घर भेज रही है। 14,000 में से 6,000 भारतीय हैं, यानी कि ये वो एक्सपीरियंस सोल्जर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पूरे दुनिया में इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ काम कर कर ट्रेंड है, ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में काम किया हुआ है। इन्हें घर वापस बुलाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप इन्हें वहां से निकालिए कॉन्फ्लिक्ट जोन से और उसको बागराम एयरबेस पे आप स्टेशन कर दीजिए। सोच के देखिए अजीत डोवाल का दिमाग चलता कैसे है। अब ये परफेक्ट क्यों है? ये बार्गेन जो है ये हमारे फेवर में क्यों आता है? और तालिबान एग्री करेगा क्यों? मैंने पहले बोला आपको, बहुत ही सिंपल है। जियो पॉलिटिक्स में आपको लेन और देन, गिव एंड टेक होता है। पाकिस्तान की तरह टेक एंड टेक नहीं होता, कुछ गिव भी होता है। तालिबान को एक ही चीज चाहिए, वो है रिकॉग्निशन, और भारत वो चीज ऑफर कर सकता है रिकॉग्निशन की जो कोई और नहीं कर सकता। डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी हमने कल फोटो ऑपरेट में हमने दिखा दिया कि फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा है, और दुनिया की जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आपको लेजिटिमेसी दे देती है। आप देखिए जब भारत ने लेजिटिमेट कर दिया तालिबान की गवर्नमेंट को, उसके बाद आप देखेंगे चाइना, रशिया, ये सारे कंट्रीज इसको लेजिटिमेसी दे देंगे, यानी कि इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस दे आर दी ऑफिशियल गवर्नमेंट। जैसे सीरिया में
अभी इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उस जिहादी को, HTS के हेड को। तो तालिबान को करने में क्या दिक्कत है? और अगर मूव पहला भारत ने किया तो तालिबान की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग हो जाएगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स होनी शुरू हो जाएंगी, और जो ये आइसोलेशन में है आज की डेट में, वो आइसोलेशन से बाहर निकल जाएंगे। और भारत को क्या मिलेगा? हमें बागराम एयरबेस वो मिल जाएगा। ऑक्यूपेशन नहीं है जैसे अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया था अफगानिस्तान को, चाइना ऑक्यूपाई करना चाहता है। हम तो यूनाइटेड नेशंस के मिशन के अंडर हम वहां गए, गेम खत्म। और तालिबान के जो टेररिस्ट हैं वो बोलेंगे कि यार आपने ये बेस क्यों दे दिया? तो तालिबान की गवर्नमेंट बड़े आसानी से अपने जिहादियों को बोल सकती है कि भाई ये फॉरेन पीस कीपर्स हैं, यहां पर ये इन्वेडर्स नहीं है, हमें इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। विन विन पोजीशन एट एवरीथिंग। अब आप बोलेंगे बागराम बेस लेने से इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं? यहीं पर अर्थक्वेक आता है जो पाकिस्तान को बहुत समझ आ गया, लेकिन हमारी मीडिया को अभी तक समझ ही नहीं आया। अब मैप देखिए, बागराम एयरबेस, बागराम एयरबेस कहां है? काबुल के पास। और कल पाकिस्तान ने बॉम्बिंग कहां करी है? इसी काबुल के पास। और उसके ईस्ट में पाकिस्तान के भारत है। बागराम में हम पहुंच गए, और नॉर्थ में एक एरिया है जिसका नाम है वखान कॉरिडोर। वहां पे ऑलरेडी 2 एयर बेसिस पे हम बैठे हुए हैं, उसका नाम है अयानी और फरखोर। ये 2 एयर बेसिस पे हम ऑलरेडी स्टेशन हैं। यानी कि हमने अफगानिस्तान से, नॉर्थ से और ईस्ट से, तीनों जगह से हमने पाकिस्तान को एनसर्कल कर लिया कंप्लीटली। इन्होंने हमें 3 कंट्री से एनसर्कल करने की कोशिश करी थी। हमने एक मूव से 3 फ्रंट हमने भी खड़े कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ। और ये चीज पाकिस्तान को भी काउंटर करेगी और चाइना को भी हम काउंटर कर सकते हैं वहां से बैठकर। जो वखान कॉरिडोर है, वहां से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो रोड है वो निकलती है, उसे डिस्टर्ब करने में हमें आधा सेकंड लगेगा। पाकिस्तान जो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे हमने एलिमिनेट कर देना है इस वखान कॉरिडोर एंड ये बेस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद है, मई 2025 हमने पीओके के अंदर बहुत ज्यादा जो टेरर कैंप्स थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया था। आपको याद होगा एयर बेसिस भी 11-12 हमने तबाह कर दी। अब पाकिस्तान को मालूम है कि भारत तैयारी में है। मैंने पहले बोला था 45 दिन का विंडो है जिसमें भारत अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए वखान कॉरिडोर और ये जो बेस है बागराम बेस, ये आपको लेना बहुत ही अति आवश्यक था। पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने जो एलईडी के जानवर हैं उनको रीलोकेट करना शुरू कर दिया। कहां पर? अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है वहां पर मूव किया है, ताकि वहां पर ये सेफली रहे। नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, सिर्फ 47 किलोमीटर फ्रॉम अफगानिस्तान बॉर्डर पर इनको वहां पर बचाकर रखने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है पाकिस्तान को कि इनके जानवर वहां पर सेफ रहेंगे, क्योंकि भारत वहां पे पहुंच नहीं सकता। लेकिन अगर बागराम एयरबेस हम ले लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट एक्सेस 47 किलोमीटर दूर तो है, पहुंच जाएंगे। यानी कि जो हंटर थे उनको हम हंटिंग करेंगे जंगलों में, रेगिस्तान में, गुफाओं में। और इसीलिए ये सारा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस सारे सिस्टम के बीच में एक मिसिंग पीस था, वो था सर्वेलेंस का। आपको इंफॉर्मेशन आएगी कैसे? अब मैं लेके जाता हूं आपको एक और न्यूज की तरफ। निसार सैटेलाइट, आपको याद होगा नासा और इसरो ने इकट्ठे मिलकर लॉन्च किया था। ये वो सिंथेटिक रेडार है जो ऑल वेदर इमेजिंग, डे एंड नाइट सर्वेलेंस कर सकता है। कवर क्या करता है? इस एरिया को, एंटायर रीजन को वो मैपिंग कर रहा है कि नीचे हो क्या रहा है। बागराम में हमारे सोल्जर्स में कि जिसको बोलते हैं कि आर्मी ऑन फुट ग्राउंड पर है। स्पेस में हमारी आंखें हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस हमारे पास मिलती जा रही है। टेररिस्ट मूवमेंट्स कहां पे हो रही हैं, चाइनीज की ट्रूप्स कहां पर बॉर्डर पे बैठी हैं, पाकिस्तानी के प्रॉक्सी क्या करने वाले हैं, टोटल इंफॉर्मेशन डोमिनेंस वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। यानी कि निसार आपने पहले भेजा, बागराम अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान को एक ही चीज चाहिए, वो है लेजिटिमेसी। आपने उसके एफएम को बुलाकर जयशंकर जी से मीटिंग करवाकर आपने वो भी दिलवा दी। बस अगली बार जो मीटिंग होगा तो अफगानिस्तान का झंडा वो पीछे लगा होगा, जो इस बार नहीं लगा है। अब जरा रिकैप करते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत हो गया। तालिबान का एफएम भारत में आया, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को कट कर रही है। 14,000 लोगों को आपने अवेलेबल कर दिया जो बागराम एयरबेस पे बैठ सकते हैं। बागराम क्यों? क्योंकि अमेरिका को बागराम वापस चाहिए, जो छोड़ दिया था बाइडेन ने, रात के अंधेरे में छुप के भागा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप
बार बार अटैक करते हैं बाइडन को कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी। तालिबान बोलता है कि मैं दोबारा से अमेरिका को अपनी धरती पे एंटर नहीं करने दूंगा। हाँ, भारत को मैं कर सकता हूं क्योंकि भारत के लोग ऑलरेडी वहां पर डेवलपमेंट का काम बहुत देर से कर रहे हैं। लेकिन भारत अपने फोर्सेस को बाहर डिप्लॉय नहीं करता एक्सेप्ट अंडर यूनाइटेड नेशंस। तो बागराम यूनाइटेड नेशंस का एक मिशन बन जाएगा जहां पर भारत अपनी फोर्सेस को वहां भेज सकता है। तालिबान को उसके बदले में एक रिकॉग्निशन मिलेगी कि भारत ने उन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया है और हमें एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट का मौका मिलेगा पाकिस्तान के आसपास। यानी कि हमने कबर में डालने के लिए पूरा इस्तेमाल अजीत डोभाल जी ने कर दिया है कि इनकी जो होती है वो कॉफिन में पाकिस्तान को डाला, कील हमने बागराम लेकर लगा दी, बस नीचे मिट्टी डालनी है इनके ऊपर परमानेंटली, टर्न एंड डस्टेड। और चाइना भी चेक में रहेगा हमेशा ही क्योंकि निसार से हम हर मूव को हम वॉच कर रहे हैं। एक तालिबान की विजिट मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स हमने क्रिएट कर दिए और टाइमिंग भी परफेक्ट है। इसीलिए पाकिस्तान ने कल रात अफगानिस्तान में जाकर अटैक किया है। दोस्तों, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये है 21वीं सदी की मोदी, डोभाल और ये पूरी टीम की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी। बागराम का जो कैंपेट है, अगर भारत ने इसको पुल कर लिया, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक होता नहीं है उससे पहले बहुत कुछ है। भांजी मारने वाले बड़े लोग आते हैं। हो सकता है चाइना वहां पे इतनी बड़ी ऑफर दे दे कि उनको लगे कि यार यहाँ पे इतनी बड़ी ऑफर है, भारत की ऑफर छोटी है। यू नेवर नो, क्योंकि डिप्लोमेसी में हर बंदा अपनी चाल चलेगा। पाकिस्तान ने चाल चल दी, अभी चाइना भी चलेगा। लेकिन अगर कहीं भारत ने इस चीज को पुल ऑफ कर दिया एंड वी गेट बागराम, आप देखेंगे कि जैसे ही बागराम मिलेगा, पाकिस्तान का अंत आपकी आंखों के सामने कुछ घंटों की देर में आपको होता हुआ दिखाई देगा। और यहां पे इस गेम के अंदर अमेरिका आपके साथ है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर वहां पे तो उसने डील कर लिया, वहां पे तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मैंने पहले दिन बोला है, अब दोबारा बोल रहा हूं, अमेरिकन के ऊपर तो तालिबान के जो जिसको बोलते हैं कि टेररिस्ट जो है वो भी अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं करता। पाकिस्तान कर रहा है तो आप करने दीजिए ना, स्वाद आ जाएगा इनको, चिंता क्यों कर रहे हो। जो मैंने पहले दिन से बोला है, अमेरिका ने सिर्फ इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकालने के बाद वहां पर शांति लेके आने के लिए ये काम किया है। अगर उसको 2-4-5 बिलियन डॉलर आसिम मुनीर के मुंह पे मारने पड़े, वो तो नाचने लग जाएगा कंजरों की तरह। सॉरी टू यूज इस वर्ड, वाकई में कंजरों की तरह ये नाचने लग जाएगा। लेट हिम डांस यार, क्या दिक्कत है। पुराने भी जितने भी इनके हुक्मरान आए, यही आर्मी चीफ्स, वो पैसों के सामने नाचे और कहाँ चले गए हिस्ट्री में आपके सामने है। बस वो फेक तगबे लगाकर दे वेंट होम। जैसे एशिया कप में जीता हम कप लेकर ये भाग गए, वैसे ही ये हारे हर एक युद्ध। 6-0 का मतलब है 6 युद्ध किए, 6 को 6 हार गए हमारे से। तो ये जो सिस्टम है जो आपके सामने हो रहा है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान विल बी डिसमेंटल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।